डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मुंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फ्लावर के स्ट्रक्चर से कुछ ऐसे पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो पार्ट रिप्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाले इसी पार्ट को हम इसेंशियल पार्ट कहते हैं। तो बेटा, इसेंशियल पार्ट के अंदर हम सबको पता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम आता है। जो एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है और जो गाइनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का, इन दोनों के ऊपर डिपेंड होती है टोटल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो उसी को हमें आज डिटेल में देखना है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, फ्लावर के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम इसेंशियल कहते हैं और कुछ नॉन इसेंशियल कहते हैं। इन दोनों के हमें सबसे फर्स्ट नाम पता करना बहुत ज़रूरी है, और इन दोनों को किस प्रकार से फ्लावर में क्लासिफाई किया ये भी हमें थोड़ा पता करना है। तो चलते हैं फ्लावर की तरफ। अब देखो, सबसे फर्स्ट फ्लावर के बारे में बात करते हैं। हमारे पास जो फ्लावर दिया है बच्चों, वो फ्लावर एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है और जो बाइसेक्सुअल है। तो इसी बाइसेक्सुअल की फ्लावर के अंदर हमें दो टाइप्स के पार्ट दिखाई देते हैं। एक जो होता है इसेंशियल होता है, जो हमें आज देखना है, और जो दूसरा होता है नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। तो इसी तरह से दो पार्ट वहां पर हमें दिखाई देते हैं। अब दोनों टाइप के पार्ट अगर यहाँ पर दिखाई दे रहे, तो इसेंशियल के अंदर हमें ज़्यादातर बात करना है जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी के अंदर देखो, इसेंशियल के अंदर सबसे फर्स्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाले हैं एंड्रोशियम और अनदर जो है जिसे हम कहेंगे गाइनोशियम। ठीक है, तो इसी तरह से ये दोनों पार्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर के स्ट्रक्चर के साथ। अब देखो, रिप्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसे हम इसेंशियल कहेंगे, और इनमें से एक जो एंड्रोशियम है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, और जो गाइनोशियम है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। सिंपल बात है। और नॉन इसेंशियल के अंदर हमें जो दिखाई दे रहे वो कौन से होते हैं बेटा? अब देखो, नॉन इसेंशियल के अंदर हमें दो यहाँ पर दिखाई देते हैं फ्लावर स्ट्रक्चरल होरल्स, जिसके अंदर फर्स्ट है जिसे हम कहेंगे कैलिक्स, और सेकेंड वन जो है कोरोला। तो इसी तरह से ये दो ओरल्स फ्लावर के अंदर नॉन इसेंशियल में आते हैं। इसे हम एसेसरी ओरल्स भी बता सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं एंड्रोशियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन की। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखेंगे आज हम एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम क्या होता है? तो एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का, जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा। लेकिन ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी एंड्रोशियम को अगर हम इंडिविजुअली देखेंगे तो इंडिविजुअली हम इसे क्या बता सकते हैं? इंडिविजुअली एंड्रोशियम को हम स्टेमन बताएंगे, यानी कि स्टेमन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है जिसे हम इंडिविजुअली बता सकते हैं। ग्रुप के अंदर हम इसे एंड्रोशियम कहेंगे। ठीक है, तो हमें ज़्यादातर सिंगल ही बात करना है। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे इसी का स्ट्रक्चर फ्लावर के अंदर किस प्रकार से लोकेटेड है। बच्चों देखो, यहाँ पर सिंपल डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। जो डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं वो फ्लावर की डायग्राम है। इस तरह से ये पेडिसिल होता है, पेडिसिल होता है, और पेडिसिल के ऊपर यहाँ पर सोलन पार्ट दिखता है जिसे हम थैलामस कहेंगे। थैलामस, ये दो बातें तो हम सबको पता है अच्छी तरह से। इसी थैलामस के ऊपर हमें इनर मोस्ट पार्ट दिखाई देता है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसे हम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट। देखो, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन का फर्स्ट पार्ट जिसे हम ओहरी के नाम से जानते हैं, ओहरी। अब ओहरी से सीधा निकलती है स्टाइल, और स्टाइल के ऊपर हमें टॉप मोस्ट पार्ट दिखाई देता है स्टिग्मा। इन तीनों को कलेक्टिवली हम फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि कार्पेल या फिर ग्रुप में गाइनोशियम बता सकते हैं। देन इसी के बाजू में हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो रिसेप्टैकल से ही निकलते हैं। तो वो लॉन्ग फिलामेंट होते हैं और टॉप में उसे एक लोब दिखाई देता है। तो इसे हम मेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे, या फिर स्टेमन कहेंगे, या फिर एंड्रोशियम ग्रुप के अंदर कहेंगे। तो ये होता है स्टैमेन। ठीक है, अभी स्टैमेन जो है
वो मेल सेक्स ऑर्गन है, इसे हम ग्रुप में एंड्रोशियम बताते हैं। अब इसी स्टैमेन के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। अब स्टैमेन के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो इसी स्टैमेन के अंदर कितने पार्ट है बेटा? देखो स्टैमेन के अंदर हमें डिफरेंट पार्ट दिखाई देते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इंडिविजुअल स्टैमेन के बारे में, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो मेल सेक्स ऑर्गन जो बनता है, सबसे फर्स्ट वहाँ पर हमें 3 पार्ट्स दिखाई देते हैं। उनमें से जो फर्स्ट वन वाला होता है जिसे हम एंथर कहेंगे, जो सेकेंड होता है वो होता है कनेक्टिव, और जो थर्ड वाला बनता है वो होता है फिलामेंट। तो इसी तरह से हमें वहाँ पर पार्ट्स दिखाई देते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। अभी एंथर क्या है, कनेक्टिव क्या है और फिलामेंट क्या है, ये समझने के लिए हम यहाँ पर सीधा इंडिविजुअल स्टेमन को ड्रॉ करते हैं। अब इंडिविजुअल स्टेमन को ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो बच्चों, टॉप में हमें इस तरह से पार्ट दिखाई दे रहा है जो सोलन पार्ट है। इसी सोलन पार्ट को हम एंथर लोब बताते हैं। क्या बताते हैं? एंथर लोब, ठीक है। ये हो गया एंथर, यानी कि लोब का मतलब एंथर ही होता है, तो ये होता है एंथर। अब यहाँ पर जो एंथर दिया है, उसी एंथर के अंदर हमें 2 लोब दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पर हमने निकाला, दूसरा यहाँ पर निकाला, इसलिए हम इसी एंथर को या फिर एंजियोस्पर्मिक एंथर को हम डाइथिकस बता सकते हैं। डाइथिकस यानी कि बाइलोब्ड, ठीक है। अब इन दोनों लोब को कनेक्ट करने के लिए कुछ स्टेराइल टिश्यूज यहाँ पर प्रेजेंट है, उसी स्टेराइल टिश्यूज को हम कनेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? कनेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ से हमें लॉन्ग फिलामेंट दिखाई देता है बेटा, इस तरह से हम फिलामेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये क्या है? फिलामेंट। तो ये तीनों पार्ट हमें दिखाई देते हैं मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर। अब इसी मेल सेक्स ऑर्गन का बेसिक वर्क है मेल गैमेट प्रोड्यूस करना, तो इसलिए हमें इसे डिटेल में देखना है, इसी का स्ट्रक्चर देखना है। इसी का स्ट्रक्चर देखने से पहले हम कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे इसी मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। अब देखो मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में जो कैरेक्टर्स है, तो उसमें से सबसे फर्स्ट वाला कैरेक्टर हम यहाँ पर लिखते हैं जो डाइथिकस है। क्या है मेल सेक्स ऑर्गन? डाइथिकस है। डाइथिकस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर 2 लोब हमें दिखाई दे रही, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी कि दोनों लोब को कनेक्ट किया है कनेक्टिव ने। उसके बाद इसी के बारे में और एक बात हम बता सकते हैं, ये तो डाइथिकस है और इसी का बेसिक वर्क है प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट को प्रोड्यूस करना, ये मेन वर्क वहाँ पर हो गया, ठीक है। और उसके बाद और एक बात हम बता सकते हैं, यही जो एंथर लोब है ये टॉप मोस्ट है बेटा, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ स्टैमेन का ये टॉप मोस्ट पार्ट बनता है। तो इसी तरह से इसके बारे में कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम बता सकते हैं। देन हमें बात करना है इसी के स्ट्रक्चर की, लेकिन बच्चों इसी के स्ट्रक्चर की बात करना है तो हमें टीएस ऑफ एंथर देखना होता है। टीएस ऑफ एंथर, इसी के बारे में हमें बात करना है, ठीक है। अब टीएस ऑफ एंथर अगर हमें डिस्कस करना है बच्चों, तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि टीएस ऑफ एंथर के अंदर किस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना होता है। सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर लोब की डायग्राम निकालना है, और उसी लोब की डायग्राम से हमें पता चलता है कि हम किस प्रकार से इसे डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे पास दिए वाला एंथर लोब है वो डाइथिकस है, और डाइथिकस रहने की वजह से हम उसे बाइलोब के फॉर्म में निकालते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने लोब निकाला। अब हमें जो डायग्राम दिखानी है वो एंथर की दिखानी है, तो इसका मतलब हम इसी का सेक्शन ले रहे हैं। जो सेक्शन हमने यहाँ पर लिया है उसी सेक्शन के तौर पर हम आगे की डायग्राम निकालने वाले। तो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर बनता है एंथर लोब का। अब इसे हमने तो सेक्शन के फॉर्म में बताया, लेकिन इसके अंदर का जो पार्ट है वो किस प्रकार से होता है वो हमें डिटेल में देखना है। वो देखने के लिए हम अभी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखो जो टीएस ऑफ स्ट्रक्चर की डायग्राम है बेटा, टीएस ऑफ स्ट्रक्चर,
थोड़ा डॉटेड लाइन में हम निकालेंगे सबसे फर्स्ट, और उसके बाद हम स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया डायग्राम है जो बटरफ्लाई लाइक दिखती है इस तरह से। थोड़ा इसे करेक्शन करना होगा थोड़ा। ठीक है, तो अब देखो इस तरह से ये डायग्राम हमें यहाँ पर दिखाई देती है जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। अब देखो इसी डायग्राम को हम थोड़ा डार्क बनाते हैं तो और भी मज़ा आने वाला है। बनाया डार्क, ठीक है। देखो इस तरह से डायग्राम हमें दिखाई दे रही है, कितना मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है डायग्राम हमें। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, बन गई हमारी डायग्राम। अब देखो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है तो इसमें सबसे फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो किस प्रकार से है, देखो इसी डायग्राम के अंदर हमें सेंट्रली इस प्रकार से कुछ ऐसे बॉडीज दिखाई दे रहे हैं जो राउंड शेप के अंदर है। इसे हम क्या बता सकते हैं, तो इसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम बता सकते हैं बेटा। यहाँ पर भी माइक्रोस्पोरेंजियम है और यहाँ पर भी माइक्रोस्पोरेंजियम। अब कितने माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रहे हैं हमें दिखाई दे रही है 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसीलिए इसी स्ट्रक्चर को या फिर हम एंथर को क्या बता सकते हैं, हम एंथर को बता सकते हैं टेट्रास्पोरोंजिएट। क्या बता सकते हैं, टेट्रास्पोरोंजिएट। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इसके कुछ कैरेक्टर। तो जो हमारा एंथर है वो कैसा है, टेट्रास्पोरोंजिएट, स्पोरोंजिएट। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है। तो चलो डायग्राम को कंटिन्यू करते हैं। डायग्राम का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है वो स्ट्रक्चर इस तरह से फ्लैट सेल से बनता है, और जो फ्लैट सेल है वो कंटिन्यूअस लेयर बनाते हैं इसी के साथ, और ये कंटिन्यूअस लेयर यहाँ पर बनता है जिस लेयर का बेसिक वर्क है प्रोटेक्शन करना। अब ये किसका प्रोटेक्शन करेंगे बेटा, ये प्रोटेक्शन करेंगे जो इनर सेल्स है उन्हीं का। जितने भी इनर साइड को सेल्स है उन सभी का प्रोटेक्शन करने का वर्क इसी लेयर का है जो कंटिन्यू बना है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इपीडर्म फॉर्म होता है। तो इसे हम इपीडर्मिस कहेंगे, जिसके अंदर टोटल हमें फ्लैट सेल दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह से सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, सिंगल लेयर यहाँ पर बनता है, और इस तरह से हमें कंटिन्यू स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा। अभी ये कंटिन्यू स्ट्रक्चर है तो हम क्या बता सकते हैं, तो हम बता सकते हैं इसे इपीडर्म्स। अभी इपीडर्मिस यहाँ पर फॉर्म होता है, कोई इपीडर्मिस के कुछ कैरेक्टर्स भी है। देखो हम यहाँ पर लेबल करेंगे इपीडर्मिस। बेटा ईपी मीन्स क्या होता है, आउटर होता है, डर्मिस मीन्स क्या होता है, लेयर होता है। तो ये इपीडर्मिस फॉर्म हो गया। इपीडर्मिस क्या है, तो इपीडर्मिस के बारे में हम इधर लिखेंगे। देखो यहाँ पर ये इपीडर्मिस के बारे में थोड़ा लिखते हैं। इपीडर्मिस क्या है, जो फर्स्ट लेयर है, और फर्स्ट लेयर रहने की वजह से इसे हम आउटर मोस्ट लेयर बताते हैं। क्या बताते हैं, आउटर मोस्ट लेयर बताते हैं, जो सिंगल सेल से बनता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर से बनता है या फिर सिंगल सेल से बनता है। और जो सिंगल सेल से बनता है तो उसे हम फ्लैट कहेंगे या फिर फ्लैट स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, और ये सिंगल सेल का कंटिन्यू वहाँ पर हमें लेयर दिखाई दे रहा है, और ये सभी सेल जो एक के साथ एक वहाँ पर जुड़े हुए होते हैं और कंटिन्यू लेयर वहाँ पर बनता है। इसी का बेसिक वर्क है प्रोटेक्शन करना। ठीक है, प्रोटेक्शन करता है जो इनर सेल का। ये हो गया इपीडर्मिस के बारे में। इपीडर्मिस के साथ हमें जो सेकेंड लेयर निकालना है वो कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पर बैरल शेप्ड सेल होते हैं जो कंटिन्यू हम यहाँ पर अभी निकाल रहे हैं। तो ये जो बैरल शेप्ड सेल है इसे हम क्या कहेंगे, इसे बहुत सिंपल सा नाम दिए वाला है जो सेकेंड लेयर है। इसे हम सब इपीडर्मिस भी बता सकते हैं बेटा, यानी कि इपीडर्मिस के नीचे का लेयर जो है उसे हम सब इपीडर्मिस बता सकते हैं। तो ये सब इपीडर्मिस लेयर बनता है। अब इसी लेयर को हम क्या बताएंगे, इस लेयर को हम इंडोथेशियम कहेंगे। इंडो का मतलब होता है इनसाइड, थेशियम का मतलब होता है थेशियल लेयर या फिर लेयर के अंदर का। एपिडर्मिस के बाद आने वाला कौन सा है, इंडोथेशियम है बेटा। अब एपिडर्मिस के अंदर का इंडोथेशियम बनता है तो इसी का वर्क भी प्रोटेक्शन का ही होता है। ये भी वहाँ पर हमें इस तरह से कंटिन्यू लेयर दिखाई
दे रहा है। इसी लेयर की वजह से स्ट्रांग नेचर आता है एपिडर्मिस के अंदर, यानी कि अंदर की साइड से एपिडर्मिस को एक सपोर्ट मिलता है। और एपिडर्मिस को अगर सपोर्ट मिल रहा है तो एपिडर्मिस क्या होता है, जो भी बाहर के साइड से हीट आ रही है या फिर बाहर से साइड के से जो भी एयर का प्रेशर आ रहा है तो उसी से खुद को अच्छी तरह से क्या कर सकता है, रेजिस्ट करने के लिए बना सकता है। तो इस तरह से रेजिस्टेंसी पावर उसी के अंदर बढ़ती है और ये जो लेयर है ये लेयर उसे सपोर्ट करता है। जो सेकेंड लेयर है इंडोथेसियम, उसे हम इंडोथेसियम के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है। तो अभी देखो सिंपल सी बात है, ये डायग्राम हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं इतनी स्लोली क्योंकि इसी डायग्राम के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन डायग्राम हमें ड्रॉ करना होती है एग्जाम के अंदर। हमें पूछा जाता है ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम, जो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछने का चांस होता है बेटा। तो इसलिए हम इस डायग्राम को इसी प्रकार से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इतने सारे यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट्स देखे और यहाँ पर हमने 2 लेयर अभी तक ड्रॉ किए हैं। हो गया सिंपल सी डायग्राम, वहाँ पर हमारे समझ में आ गई बेटा, आ गया समझ में। अब 2 लेयर तो हमने यहाँ पर निकाले हैं। अब दूसरे लेयर को हम लेबल करेंगे इंडोथेसियम। इंडोथेसियम, इसे थोड़ा इरेज करते हैं, बनता है इंडोथेसियम के कुछ कैरेक्टर्स लिखेंगे इधर। सिंपल बात हमें पता चल रही है, इंडोथेसियम, ठीक है। अब देखो इंडोथेसियम के कैरेक्टर क्या है, इट इज सब एपिडर्मिस लेयर। क्या है ये, सब एपिडर्मिस है, सब एपिडर्मिस। देन सब एपिडर्मिस के बाद और एक बात हम यहाँ बता सकते हैं, इट आल्सो प्रोटेक्टिव, ये भी प्रोटेक्टिव है। उसके बाद प्रोटेक्टिव तो बनता ही है, और सिंपल बात है ये बैरल शेप्ड है, बैरल शेप्ड, ठीक है, बैरल शेप्ड सेल्स। उसके बाद ये सेल भी क्या कर रहे हैं बेटा, कंटिन्यू लेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे वहाँ पर हमें नेचर्स दिखाई देते हैं इसी सेल के। उसके बाद हम चलते हैं अनदर लेयर की तरफ, जो लेयर मिडल लेयर होता है, और उसी मिडल लेयर को हम कंटिन्यू ड्रॉ करेंगे। अब मिडल लेयर क्या है, जो 1 to 2 सेल्स से बना हुआ होता है, इस तरह से। वन टू 2 सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो मिडल लेयर है। मिडल लेयर जो हेल्प करता है एंथर के डेहिसंस को, यानी कि एंथर डेहिसंस में नेचर को ये मेंटेन करता है या फिर सपोर्ट करता है या फिर हेल्प करता है बेटा। तो इस तरह से हम मिडल लेयर निकाल रहे हैं। मिडल लेयर हमें 1 to 2 लेयर का बताना है, जो सेल के लेयर यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। थोड़ा डायग्राम को अच्छी तरह से ड्रा करना है क्योंकि एग्जाम में डायग्राम पूछने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमें इसी डायग्राम को कंटिन्यू निकालना है। हमें इसी डायग्राम को निकालते समय किसी प्रकार का बोर नहीं होना है बेटा। अगर हम बोर हो जाएंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। आगे समझ में, अब ये हो गया कंटिन्यू लेयर। इसे हम 1 to 2 लेयर बता रहे हैं, तो थोड़ा और भी निकालेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा ड्रॉ करते हैं जिसकी वजह से हमें डिफरेंस तो समझ में आना ही होना है ना, तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा ऐसा अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करना यानी कि एक बहुत अच्छा वहाँ पर क्या होता है, हमें बच्चों डायग्राम की वजह से एक मज़ा आता है और डायग्राम की वजह से कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं हमारे, तो इसलिए वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से ये अनदर लेयर बन गया, जिसी लेयर को हम क्या कहेंगे, तो जिसी लेयर को हम बता सकते हैं मिडल लेयर, जो 1 to 2 लेयर से बना है, ठीक है। तो ये बनता है मिडल लेयर। अब इसे लेबल करेंगे, लेबल करते हैं मिडल लेयर। अब देखो बच्चों मिडल लेयर बन गया। मिडल लेयर के भी कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर ऐड करते हैं हम। थर्ड वन मिडल लेयर। अब मिडल लेयर के क्या कैरेक्टर है, तो सिंपल से कैरेक्टर है। मिडल लेयर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है हमें। मिडल लेयर जो है वो 1 to 2 सेल से बना हुआ लेयर है और इसी का वर्क क्या होता है,
जो इन्वॉल्व होता है एंथर डेहिसंस के अंदर, एंथर डेहिसंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं अंदर के स्ट्रक्चर की तरफ। अब अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है। अब इसे थोड़ा करेक्ट बनाते हैं। ये बनता है एक पार्ट, जो दूसरा पार्ट इधर है, तीसरा पार्ट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, फोर्थ नंबर का पार्ट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। तो इसी तरह से हमें 4 वहाँ पर क्या दिखते हैं, स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम आगे चलकर पोलन सैक कहने वाले हैं। तो अभी इसे हम पोलन सैक नहीं कहेंगे। तो ये होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। थोड़ा इसे इरेज कर देंगे अब। स्पोरेंजियम जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। देखो बेटा, कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे सेल्स दिखाई देते हैं जो ट्रायंगुलर सेल्स है। कौन से हैं? ट्रायंगुलर सेल्स। अब हम किसी एक को कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा सभी को कंप्लीट नहीं करेंगे। तो इसी तरह से इसी के अंदर हमें ट्रायंगुलर सेल्स दिखाई देते हैं। अब ये ट्रायंगुलर सेल्स क्या है? जो ट्रायंगल्स की जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसी सेल को हम टैपेटम सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? टैपेटम सेल्स। ठीक है, अब इसी तरह से ये बनते हैं टैपेटम सेल्स। टैपेटम सेल्स का वर्क क्या होता है? टैपेटम सेल्स, जो टैपेटम सेल्स न्यूट्रिटिव नेचर के हैं। अभी हम यहाँ पर ही लिखेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिटिव सेल्स कहेंगे। न्यूट्रिटिव नेचर के, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर डेवलप होने वाले सेल्स को। और अंदर जो सेल्स डेवलप हो रहे हैं वो होते हैं स्पोरोजीनियस सेल्स। अंदर के साइड कौन से सेल्स है? स्पोरोजीनियस सेल्स, जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क टैपेटम लेयर का होता है। इस तरह से अब यहाँ पर भी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इस तरह से ट्रायंगुलर सेल्स हमें वहाँ पर दिखाई दे रहे। ठीक है, ये ट्रायंगुलर सेल्स बनते हैं। चारों पोलन सैक के अंदर हमें, या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमें ट्रायंगुलर सेल्स निकालना है, जो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टैपेटम सेल है, ये अंदर के साइड को डेवलप हुए वाले हैं और इसके अंदर हमें क्या दिखाई देते हैं? स्पोरोजीनियस सेल्स दिखाई देते हैं। स्पोरोजीनियस सेल्स यानी कि स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स है, जिस सेल को न्यूट्रिशन होना ज़रूरी होता है और टैपेटम सेल वहाँ पर न्यूट्रिशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर वहाँ पर हमने ड्रा किया। अंदर के साइड को हमें स्पोरोजीनियस सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हीं की वजह से स्पोरेंजियम इसी का नाम हो चुका है, ये स्ट्रक्चर का। और यहाँ पर हमें 4 स्पोरेंजियम दिख रहे हैं, जिसे हम 4 माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरोंजिएट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अंदर के साइड्स को कुछ हमें ऐसे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जो सेल्स इस तरह से है बेटा, और ये पूरे सेल्स वहाँ पर हमें लिविंग नेचर में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इन्हीं सेल के अंदर हमें और एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जहाँ पर सेल का मास दिखाई देता है, जो स्टेराइल सेल्स होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? कनेक्टिव्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कनेक्टिव्स। यानी कि यहाँ पर हमें कनेक्टिव्स दिखाई देते हैं, जो स्टेराइल सेल्स का मास है, तो इसलिए हम इसे कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तो ये होता है टीएस ऑफ एंथर, जो सिंपल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिया है। उसके बाद हमें देखना है सिंपल बात बच्चों, जिसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर देखने से पहले हमें देखना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन सिंपल बात हम ये भी यहाँ पर बताएंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, और माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होने के बाद हमें एंथर को डेहिंस करना है। डेहिंस करना है यानी कि इसे के वॉल को
ब्रस्ट करना है, वॉल अगर ब्रस्ट हो जाएगी तो अंदर के स्पोर्स पूरी तरह से बाहर आते हैं। तो उसे देखने के पहले हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन या फिर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मीन्स क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। और जो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन चलता है वो कहाँ से चलता है? चलता है फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल की वजह से। माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन से है? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है जिसे हम कहेंगे स्पोरोजीनियस सेल्स। ये जो स्पोरोजीनियस सेल्स हमने यहाँ पर निकाले हैं तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। अब देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल को अगर हमें माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस में देखना है तो किस प्रकार से माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर फॉर्म करते हैं वो हम देखेंगे। अब माइक्रोस्पोर फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है? ये पार्ट थोड़ा इरेज करना है। अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस हमें देखना है। मीन्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अब यहाँ से एक सेल हम देखेंगे जो माइक्रोस्पोर किस प्रकार से फॉर्म करती है। अभी जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने वाली सेल है जो इस तरह से, जिसे हम डिप्लॉयड सेल कहेंगे और उसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। अब इसी का क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से टेट्रायड दिखाई देता है और ये जो टेट्रायड है यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। कितने? 4 हैप्लॉइड। इसे हम क्या कहेंगे? टेट्रायड, ठीक है। और जो टेट्रायड है कैसा है? हैप्लॉइड है, ठीक। अभी इसी टेट्रायड हैप्लॉइड से फिर हमें जो अलग प्रकार का चेंजेस दिखाई देता है वहाँ पर हमें इस तरह से माइक्रोस्पोर दिखाई दे रहे हैं। तो ये होते हैं माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो हमें यहाँ पर दी है जिसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस यहाँ पर हो गई। इसी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के बाद हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी कि माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से, जो हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अब सिंपल बात है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर क्या है? जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसे माइक्रोस्पोर हम कहते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखेंगे। जब इसी स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं तो क्या होता है, देखो किस प्रकार से स्ट्रक्चर हमें मिलता है। यहाँ पर इस तरह से हमें सिंपल डायग्राम दिखाई देती है, जो डायग्राम इस प्रकार से, जिस डायग्राम के अंदर हमें सिंगल न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और साइड में हमें साइटोप्लाज्म दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? साइटोप्लाज्म, जो इस तरह से होता है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रैनुल्स भी होते हैं, उसके बारे में उतना डिटेल बात नहीं करेंगे हम। फिर भी ये देखो, ये यहाँ पर हो गया साइटोप्लाज्म, ये होता है न्यूक्लियस। इसके बाजू में हमें एक वॉल दिखाई दे रही है, इसके अराउंड में हमें और एक वॉल दिखाई देती है बेटा, जो इस तरह से होती है। और ये वॉल डिसकंटिन्यूअस होती है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने फिर से डायग्राम निकाली है, डायग्राम्स के साथ वॉल कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे समझ में इस तरह से ये दिखाई दे रही वॉल। डिसकंटिन्यूअस इसलिए है कि वहाँ पर हमें कुछ ओपनिंग्स दिखाई देते हैं जो हम थोड़ी देर में डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर वहाँ पर दिखाई देता है। अब ये होती है बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली जो होती है एंटाइन होती है। एंटाइन, दोनों को मिलाकर हम स्पोरोडर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पोरोडर्म। आ गया समझ में? अब जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई होती है। और जो एंटाइन है वो बेटा सेल्यूलोज
एंड पेक्टिन से बनी हुई होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी हुई होती है। तो इसी तरह से इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बताते हैं, माइक्रोस्पोर बताते हैं। अंदर के साइड को साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये बनता है न्यूक्लियस, आ गया समझ में। तो इतनी सारी बातें वहाँ पर होती है। अब देखो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। फिर से एक बार इसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट हमने क्या किया है, एंथर का स्ट्रक्चर हमने देखा है। उससे पहले हम फ्लावर के इसेंशियल पार्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात कर रहे थे, जिससे हम एंड्रोशियम कहेंगे, इंडिविजुअली उसे हम स्टेमन कहेंगे। स्टेमन के स्ट्रक्चर को हमने देखा तो हमें पता चला टॉप मोस्ट में एंथर लोब था, उसी का सेक्शन हमने लिया। तो सेक्शन लेते हुए हमें पर एपिडर्मिस दिखा, एपिडर्मिस के बाद एंडोथेशियम, फिर हमें मिलता है मिडल लेयर। मिडल लेयर के बाद बेटा हमें टैपेटम लेयर दिखाई दे रहा है, और टैपेटम लेयर के बाद हमें दिखाई देते हैं कुछ ऐसे सेल्स जिसे हम क्या कहेंगे, स्पोरोजिनियस सेल कहेंगे। अब इतना तो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर डिटेल देखा है। जब स्पोरोजिनियस सेल है तो वहाँ पर हमें माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस दिखाई देती है, और जो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस है जिसे हम माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहेंगे। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस से हमें मिलते हैं माइक्रोस्पोर, और जो माइक्रोस्पोर इस प्रकार से होते हैं। तो ये होता है माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर। अब माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर हमने तो डिटेल देखा है बच्चों, अब हमें देखना है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। इसी को हम माइक्रोस्पोर कहेंगे, इसी से थोड़ा इसे चेंज कर देंगे तो हमें पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मिलता है। अब ये पोलन ग्रेन क्या है वो हमें यहाँ पर अभी देखना है। तो चलो पोलन ग्रेन देखने के लिए हम इसे ही कंटिन्यू करते हैं सीधा सीधा, यहाँ पर थोड़ा इरेज करने के बाद, अब इसे थोड़ा इरेज कर देंगे हम, ठीक है। अब इसी माइक्रोस्पोर को कन्वर्ट होना होता है पोलन ग्रेन के अंदर। अब जो पोलन ग्रेन मिलता है हमें, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट यहाँ सिंपल सा एक न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा है। इसी न्यूक्लियस के अंदर हमें फर्स्ट डिवीजन दिखाई देता है, और जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो होता है माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन, ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन बन गया। अब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर होता है, तो इसी न्यूक्लियस के अंदर हमें जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं उसी की वजह से यहाँ पर हमें दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। इसके अंदर हमें एक न्यूक्लियस ये दिखाई देता है, दूसरा न्यूक्लियस ये दिखाई देता है, यानी कि दो न्यूक्लियस रहने वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दो न्यूक्लियस रहने की वजह से देखो हमें यहाँ पर जो ऊपर वाला न्यूक्लियस है, जिसे हम कहेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या फिर इसे हम ट्यूब न्यूक्लियस भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक न्यूक्लियस वहाँ पर बनता है। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है उसी का डिवीजन दिखाई देता है बच्चों। साइटोप्लाज्म का डिवीजन दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। और जो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद जो न्यूक्लियस खुद के साथ एक वॉल डेवलप करता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसी सेकेंड सेल को जनरेटिव सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? जनरेटिव सेल। तो ये सेकेंड सेल बनती है जनरेटिव सेल, और जो बड़ी वाली सेल है उसे हम वेजिटेटिव सेल या फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाली सेल भी बता सकते हैं। तो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस के साथ वेजिटेटिव सेल हो गई, और ये जनरेटिव न्यूक्लियस के साथ जनरेटिव सेल हो गई। अब उसके बाद चलता है अनदर डिवीजन, जो ओनली होता है बेटा किसके अंदर? जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर। जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर फिर से एक हमें डिवीजन दिखाई देता है, और वो फिर से डिवीजन जो दिखाई दे रहा है वो भी वहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है। तो इसकी डायग्राम हम पहले ड्रॉ करेंगे। इस तरह से डायग्राम है। इसी डायग्राम के अंदर देखो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस हमें इसी तरह से दिखाई दे रहा है जैसे पहले था। उसके बाद जनरेटिव न्यूक्लियस के हमें डिवीजन वहाँ पर दिखाई दिए, वहाँ पर दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर वहाँ पर हमें दिखाई देता है। अब जो जनरेटिव न्यूक्लियस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर तो दो जनरेटिव न्यूक्लियस बन गए। अराउंड में क्या है? अराउंड में साइटोप्लाज्म है। इस तरह से साइटोप्लाज्म बनता है, और ये साइटोप्लाज्म हम यहाँ पर लिखेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या फिर हम इसे क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल कहेंगे। और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है
जनरेटिव न्यूक्लियस, वो तो डिवाइड हो गया, इसे हम न्यूक्लियाई कहेंगे और इसी को हम कहेंगे मेल गैमेट। क्या कहेंगे? मेल गैमेट। ठीक है, तो ये मेल गैमेट वहाँ पर जनरेटिव न्यूक्लियस की वजह से फॉर्म होते हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस वहाँ पर वेजिट प्रोड्यूस करता है, यानी कि न्यूट्रिशन देने के लिए सपोर्ट करता है, तो ये बड़ा वहाँ पर वेजिटेटिव सेल दिखाई दे रहा है। इसी के अराउंड में हमें जो अनदर लेयर दिखाई देता है वो हम कंप्लीट करेंगे एज इट इज़। देखो जैसे हमने इससे पहले किया था इस तरह से एक्साइन वॉल, इंटाइन वॉल जो हमने ड्रा किया। ठीक है, यहाँ पर भी हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो हमें कंप्लीट करना है। अब देखो सिंपल सी बात है बेटा, जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा था तो इसी के अंदर दो न्यूक्लियस है, एक वेजिटेटिव दूसरा जनरेटिव। जनरेटिव न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, प्रोड्यूस हो गए फिर से दो न्यूक्लियस जिसे हम मेल गैमेट कहेंगे, और मेल गैमेट कहने के बाद जो इतना स्ट्रक्चर हमें मिलता है तो इसे हम सीधा सीधा बता सकते हैं मेल गैमेटोफाइट, या फिर इसे हम पोलन ग्रेन कहेंगे। सबसे फर्स्ट क्या कहेंगे? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। ठीक, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसी पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को आगे चलकर डेवलप भी होना होता है। ये स्ट्रक्चर सीधा चलता है स्टिग्मा की तरफ, और स्टिग्मा के ऊपर डस्ट होने के बाद वहाँ पर उसी की बाकी की डेवलपमेंट चलती है, और वहाँ पर पोलन ट्यूब फॉर्म होती है जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस सपोर्ट करता है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए। अब इसी के अगर हमें डेवलपमेंट देखना है सीधा सीधा इसी पोलन ग्रेन की, तो ये डेवलपमेंट हमें दिखाई देती है स्टिग्मा के ऊपर। कहाँ पर? स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है? पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? पोलन ट्यूब। इसी को इस तरह से एंटाइन है, एंटाइन क्या करेगी? इस तरह से पोलन ट्यूब के फॉर्म में दिखाई देती है। यहाँ पर मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। साइड में हमें ऊपर की तरफ एक्साइन दिखाई दे रहे हैं। और एक बात यहाँ पर बताना रह गई कि जो पोलन ट्यूब प्रोड्यूस हो रही है वो पोलन ट्यूब कहाँ से होती है? तो जो यहाँ पर एक्साइन के ऊपर हमें ओपनिंग दिखाई दे रही है, इसी ओपनिंग से होती है, जिसे हम जर्म पोर कहेंगे। इधर लेवल करते हैं हम, बहुत यहाँ पर डायग्राम हमारी ये हो गई कॉम्प्लिकेटेड। तो देखो यहाँ पर जर्म पोर है, जर्म पोर, यहाँ से पोलन ट्यूब एमर्ज होती है जो एंटाइन फॉर्म करती है। तो आज के लिए बेटा देखो इतना हो गया हमारा।